ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर 13 जो है उसको एंड करते हैं और चैप्टर 14 इंशाल्लाह हम होपफुली स्टार्ट करेंगे आज। तो चैप्टर 13 में हम पढ़ रहे थे इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो हमने कहा था कि कोई भी डायरेक्टर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी कंपनी के ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है तो उसको डिस्क्लोज करना होगा ये फैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है, उस केस में ये डायरेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड है। तो लिहाजा आज हमने पढ़ना है कि जनरल नोटिस। तो हमने कहा कि अगर कोई एक डायरेक्टर कहीं पे मुसलसल इंटरेस्टेड है, मतलब किसी कंपनी के साथ तमाम ट्रांजैक्शन में या काफी सारी मेजॉरिटी वाला ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है, तो वो इससे पहले कि हर मीटिंग में खड़ा हो जाए कि भाई मेरी बात सुनो, वो अपना ही रोला डाल दे। जिस तरह के अक्सर देखा होगा कि मस्जिद में नमाज के बाद एक शख्स खड़ा हो जाता है और वो शुरू हो जाता है, जनाब जी मैं यतीम मस्कीन हूँ, भाई 80 साल तुम्हारी उम्र है, अभी भी तुम यतीम नहीं होगे, तो फिर कौन होगा? और वो कहता है जनाब जी मेरे घर में बेरोजगार है सारे, ये वो, तो मेरी मदद करें। तो सेम इसी तरह ये ना हो कि भाई डायरेक्टर हर मीटिंग में खड़ा हो जाए, रुको जी मेरी सुनो, मैं इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो क्या कर सकता है कि वो एक जनरल नोटिस दे सकता है। तो लिहाजा वो जनरल नोटिस दे देगा और वो नोटिस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए काफी होगा। तो लिहाजा हर फाइनेंशियल ईयर में वो क्या करेगा, एक जनरल नोटिस दे देगा डायरेक्टर के भाई अगर आपने कोई भी इस कंपनी के साथ, एबीसी प्राइवेट कंपनी या फर्म के साथ जिसमें मैं डायरेक्टर या पार्टनर हूं, आप कोई भी उसके साथ ट्रांजैक्शन करें तो भैया मुझे इंटरेस्टेड ही समझिएगा, मैं हर बार खड़ा होकर ये बात नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा, जनरल नोटिस देगा। अभी जनरल नोटिस की लाइफ क्या होती है, ये बेटा लाइफ होगी टिल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो उसका फाइनेंशियल ईयर है नॉर्मली 30 जून होता है, तो वहां तक उसकी लाइफ होगी। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, इसको दोबारा से नया जनरल नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन है बेटा कि अगर कोई डायरेक्टर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है और वो ट्रांजैक्शन किसी मीटिंग में डिस्कस होने जा रही है, तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग की डिस्कशन में भी नहीं जाएगा, वोट भी नहीं करेगा और इसी तरह कोरम में भी काउंट नहीं होगा। मतलब ना वो बात करेगा, ना वो वोट करेगा और ना ही वो कोरम का पार्ट माना जाएगा। किस मीटिंग में? उस मीटिंग में जिस मीटिंग में वो कॉन्ट्रैक्ट या वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर वो शख्स इंटरेस्टेड है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट बी प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग। बाकी कंपनीज की सूरत में वो मीटिंग में बैठ सकता है, बस डिस्कशन नहीं करेगा, वोट नहीं देगा, कोरम का पार्ट नहीं होगा। लिस्टेड कंपनी केस में भाई उसे करीब करीब भी नहीं बैठने देना। हाँ, प्राइवेट कंपनीज के केस में भैया और क्या कहते हैं जो डायरेक्टर हैं वो बैठ सकते हैं मीटिंग में, डिस्कस भी कर सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं, फोरम भी कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर प्राइवेट कंपनी है, वहां पे कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है और वो डायरेक्टर जो है वो क्या कहते हैं मीटिंग हो रही है डायरेक्टर्स की, उसमें वो ट्रांजैक्शन डिस्कस होनी है जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो वो बैठ भी सकता है, वोट भी कर सकता है, डिस्कशन भी कर सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है जिस तरह एक नॉर्मल डायरेक्टर कर सकता होता है। और दूसरा केस ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो रहा है डायरेक्टर के साथ। इंडेमनिटी क्या होता है बेटा? कंपनसेट करना किसी को। मिसाल के तौर पे कंपनी जो है, अगर डायरेक्टर कहती है जाओ हमारे ब्याह पे फलानी कंपनी के साथ जो है तुम, क्या हो गया यार, ये रशीद बोल रहे जबान को, अच्छा जाओ ये कॉन्ट्रैक्ट करके आओ। वो कहते कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट तो करके आऊंगा, अगले बंदे बदमाश है मुझे पकड़ के ठोक दिया फिर। तो कंपनी कहती है चले कोई नहीं, हम इसका लॉस आपको कवर कर देंगे, हम आपको अडमनीफाई कर देंगे। तो डायरेक्टर कहते हैं जी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो ये। अब ये जो अडमनिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट जिस डायरेक्टर की मीटिंग में हो रहा होगा, उसमें वो डायरेक्टर जिसको अडमनिफाई किया जा रहा होगा वो इंटरेस्टेड होगा, क्यों? उसी के रिलेटेड तो कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, वो उस मीटिंग में बैठ भी सकता है, डिस्कस भी कर सकता है। मीटिंग कोई भी कंपनी होगी, कोई भी कंपनी, लिस्टेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अडमनिटी डिस्कस हो रहा होगा डायरेक्टर का, तो वो डायरेक्टर तमाम अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकेगा जो नॉर्मल मीटिंग में एक डायरेक्टर करता है। क्लियर है बच्चे? सबको क्लियर है? ओके सर। जी जी सर इसमें क्वेश्चन है सर, ये आगे लिखा हुआ है ऑन प्राइवेट कंपनीज के आगे विच आर नॉट, यार सर स्क्रीन ऊपर कर दिया आपने। ये सर ये स्क्रीन जरा नीचे करें, उस पे जो सर जो प्राइवेट कंपनी वाला जो ऑप्शन है ना, हाँ ये सर इसमें लिखा विच आर नेदर पेरेंट और नॉट सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। सर ये क्यों लिखा हुआ है?
बेटा देखो, कोई भी प्राइवेट कंपनी जब किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बनती है तो बेटा वो एक ग्रुप कंसीडर होता है। तब वो प्राइवेट कंपनी जो होती है उसकी अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस इतनी मैटर नहीं कर रही होती। तो लिहाजा जो प्राइवेट कंपनी अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो उसके ऊपर भी वही रूल एप्लीकेबल होंगे जो पब्लिक कंपनी के होंगे। इसी तरह अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है उसके ऊपर भी वही रूल एप्लीकेबल होंगे जो पब्लिक कंपनी के होंगे। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएट हो जाते हैं और एक ग्रुप बन जाता होता है। समझ आएगी बात? समीर सर सर पता नहीं है कहां से माइक ऑन करना है, दो डिवाइसेस पे बैठे हो। यस सर, अच्छा जी, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन और आइडेंटिफिकेशन। देखो भाई, किसी भी डायरेक्टर को कोई कंपनी इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि तुम देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक डायरेक्टर है कि आप मुझे जो है ना, हम इसको पढ़ते हैं और इससे ज्यादा बेहतर आइडिया फिर आपको मिलेगा। Any provision whether contained in article of a company or in contract with a company or otherwise for exempting any officer or auditor of a company from or identifying him any against any liability, any virtue by virtue of any law would otherwise attach to him in respect of any negligence default। देखो भाई, एक डायरेक्टर, आप कंपनी कहती है एक शख्स को जी हमारे डायरेक्टर बन जाओ, मेंबर है, वो कहता जी मैं नहीं बनता। क्यों? कहता यार मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ। तो फिर इसका क्या मसला है? कहता कि मैं हो सकता है किसी दिन भूल के मैं फ्रॉड कर दूं, हो सकता है किसी दिन मैं भूल के आप मनी लॉन्ड्रिंग कर दूं, हो सकता है किसी दिन भूल के मैं अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट कर दूं। तो कंपनी ये उसे नहीं कह सकती कि भाई अगर तुमसे कोई लॉस हो भी जाता है तुम्हारी गलती, कोताही या निग्लेक्ट की वजह से, तो हम तुमको माफ कर देंगे। कंपनी कोई इस तरह की क्लॉज अपने आर्टिकल या मेमोरेंडम में नहीं डाल सकती जो किसी डायरेक्टर को उसकी ड्यूटीज से छुटकारा दे रही हो या उसकी ड्यूटीज के ऊपर जो है उसकी गलती करने की गुंजाइश पैदा कर रही हो। समझ आई इस बात को? जनरल सी प्रोविजन है। तो सो रहे हो सारे? यस सर, मतलब ये है कि जो चीज आर्टिकल के अंदर देखो है भाई, तो मेरी बात सुनो। तो कंपनी अपनी तरफ से नहीं कर सकती। नहीं, मेरी बात सुनो, हर डायरेक्टर के लिए जरूरी है कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करे। कोई भी डायरेक्टर अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता और उसकी वजह से नुकसान हो जाता है तो कंपनी उसे माफ नहीं कर सकती। कंपनी उसके साथ ये मुआहदा नहीं कर सकती कि भाई अगर तुमने कोई ड्यूटी परफॉर्म ना की और हमें नुकसान हो गया तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह का कोई मुआहदा नहीं हो सकता। हर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है? यस सर। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है बच्चे? सीईओ। सीईओ जो होता है वो क्या कहते हैं, एक डायरेक्टर ही होता है जिसके पास तकरीबन तमाम किस्म की पावर होती है, कंट्रोल होता है पूरी मैनेजमेंट का। मतलब डायरेक्टर्स का अब्बू जो होता है वो सीईओ होता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव मीन एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स इन इंटरेस्टेड विद होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द पावर ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा शख्स होता है जो मैनेजमेंट का हेड होता है और इसके पास तकरीबन तमाम पावर्स होती हैं जो मैनेजमेंट की होती हैं। तो डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा और टर्म उसका क्या होगा? डायरेक्टर में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ सीईओ। सीईओ को कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर करेंगे। कब और किस तरह? द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ शैल बी डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग। तो टर्म एंड कंडीशन उसकी डायरेक्टर या मेंबर कोई भी डिसाइड कर सकता है, करेंगे वो जनरल मीटिंग में या डायरेक्टर अपनी मीटिंग में, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज आर्टिकल। और इफ द सीईओ इज नॉट ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही शैल बी डीम्ड टू बी अ डायरेक्टर। तो देखो बेटा, सीईओ डायरेक्टर्स में से भी हो सकता है, सीईओ डायरेक्टर से बाहर भी हो सकता है। ठीक है? यस सर। और हर सीईओ डायरेक्टर समझा जाएगा और उसके पास तमाम राइट्स एंड लायबिलिटीज डायरेक्टर वाली होंगी। इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई भी शख्स जो डायरेक्टर नहीं मान सकता वो सीईओ नहीं मान सकता। तो तमाम वो 12-13 जो थे इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीईओ के ऊपर भी वही लगे। अपॉइंटमेंट और टेन्योर क्या है? फर्स्ट सीईओ कौन अपॉइंट करेगा? नेम ऑफ द फर्स्ट सीईओ शैल बी डिटरमिन्ड बाय द सब्सक्राइबर। जिस तरह के डायरेक्टर सीईओ पहला अपॉइंट करते थे, इस तरह डायरेक्टर पहले सब्सक्राइबर अपॉइंट करते हैं, इस तरह पहला सीईओ भी डायरेक्टर सब्सक्राइबर ही लिखेंगे। टेन्योर क्या होगा? फॉर द फर्स्ट सीईओ कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड मैक्सिमम अप टू फर्स्ट एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम तक जिस तरह डायरेक्टर का टेन्योर था, सीईओ का वही टेन्योर होगा। सब्सिक्वेंट सीईओ
भाई डायरेक्टर जो होंगे हर इलेक्शन के बाद नया सीईओ अपॉइंट करेंगे, हर 3 इलेक्शन, हर जो 3 साल बाद इलेक्शन होगा नया सीईओ अपॉइंट होगा। तो डायरेक्टर शैल अपॉइंट सब्सिक्वेंट सीईओ ऑफ द कंपनी विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। ठीक हो गया। उसके बाद टेन्योर ऑफ द सब्सिक्वेंट सीईओ कितना होगा? सब्सिक्वेंट सीईओ का टेन्योर मैक्सिमम 3 ईयर होगा। हाँ, उससे पहले वो रिजाइन कर सकता है, रिमूव हो सकता है। अगर सीईओ मर जाता है तो क्या होगा? डायरेक्टर फिल करेंगे 14 दिन के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी। लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर की वैकेंसी कौन फिल करता था और कितने दिन के अंदर फिल होती थी? लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर की वैकेंसी कितने दिन में और कौन फिल करता था? सर मेंबर्स ही करते थे, सॉरी मेंबर कर रहा हूँ, डायरेक्टर्स करते थे 90 दिन के अंदर। शाबाश। ओके, सीईओ की टर्म एंड कंडीशन ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है। उसके बाद रिमूवल ऑफ सीईओ, सीईओ को रिमूव कौन कर सकता है? वो कहता है कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेंट, ये भाई इंप्लॉयड अथॉरिटी है, सीईओ को डायरेक्टर रिमूव कर सकते हैं एक ऐसी रेजोल्यूशन पास करके जो एटलीस्ट 3/4 मेजॉरिटी से पास हुई। कंपनी जो है मेंबर जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह अगर कोई गवर्नमेंट जो है, कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी कंपनी के अंदर 75% से ज्यादा की शेयर होल्डर है तो वो भी रिमूव कर सकती है। तो लिहाजा सीईओ को कौन रिमूव कर सकता है? डायरेक्टर विद 3/4 मेजॉरिटी, शेयर होल्डर विद स्पेशल रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट जब वो उस कंपनी में 75% मेजॉरिटी रखती होगी तो वो सीईओ को रिमूव कर सकती है। क्लियर बेटा? यस सर। और जो सीईओ रिमूव होता है जब तक उसकी सीट पे नया सीईओ नहीं होता तो रिमूव्ड सीईओ जो है, जो रिटायर्ड सीईओ है, वो तब तक अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता रहेगा जब तक कि नया सीईओ अपॉइंट होकर अपनी जगह पे नहीं आ जाता। क्लियर है बेटा? यस सर। फेडरल गवर्नमेंट भी सीईओ को नॉमिनेट कर सकती है जहां पर उसके मेजर डायरेक्टर हो कंपनी में। कंपनी में अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट मेजर डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है तो वो सीईओ भी अपॉइंट कर सकती है। सीईओ जो है वो किसी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, सीईओ जो है वो किसी किस्म के कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब जो कंपनी, जिस बिजनेस में कंपनी है उस जैसा बिजनेस सीईओ जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता। और अगर सीईओ बनने से पहले वो ऑलरेडी कंपीटिंग बिजनेस में था तो उसे भाई ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जब वो सीईओ अपॉइंट होगा तो उसे ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई मैं ऑलरेडी एक कंपीटिंग बिजनेस में हूं, बाद में आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? यस सर। अगला हमारा पॉइंट है चेयरमैन। ये कौन होता है बेटा? ये वो शख्स होता है जो नॉर्मली मीटिंग्स को हेड करता है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असेंबली के हेड को क्या कहा जाता है? स्पीकर। और सेनेट के हेड को? चेयरमैन सर। चेयरमैन। इसी तरह हर मीटिंग का हेड होता है। कंपनीज में भी जो हेड होते हैं मीटिंग, उनको चेयरमैन कहा जाता है। और लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो चेयरमैन इलेक्ट करे, अपॉइंट करे विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। तो जैसे कंपनी ने सीईओ इलेक्ट करना है उसी सेंस में, उन्हीं मैनर में कंपनी ने चेयरमैन भी इलेक्ट करना है। चेयरमैन कौन इलेक्ट करेगा? बोर्ड। कंपल्सरी किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है, बाकी तमाम कंपनीज अपना अपना कर सकती हैं। वो ना करें, करें, रखें, ना रखें, उन पर कोई तरह फर्क नहीं पड़ता। बस वो मीटिंग टू मीटिंग अपना चेयरमैन कोई बना लेंगे, फुल टाइम चेयरमैन रखने की जरूरत नहीं होती। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर चेयरमैन का काम क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट देगा। चेयरमैन जो है वो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा। बोर्ड जो है वो उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करेंगे। और कमीशन भी कुछ कंपनीज को स्पेसिफाई कर सकता है कि चेयरमैन और सीईओ सेम बंदा ना हो। नॉर्मली क्या होता है, जो सीईओ होता है वही चेयरमैन भी होता है। तो कमीशन कुछ कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है नोटिफाई करके कि भाई आपकी कंपनी का जो सीईओ है वो चेयरमैन नहीं हो सकता, या ये दोनों बंदे सेपरेट होने चाहिए। क्लियर है बच्चे? यस सर। सोल सर अथॉरिटी दोनों की बराबर होती है? जी बेटा, नहीं बेटा, अथॉरिटी चेयरमैन की अपनी अथॉरिटी, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो मीटिंग को हेड करे और जो क्या कहते हैं वो रिव्यू रिपोर्ट दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, जबकि सीईओ की अथॉरिटी फुल मैनेजमेंट की अथॉरिटी होती है। ओके, थैंक यू। सोल परचेजर या सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। लॉ कहता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी कोई एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट नहीं रख सकती। क्यों? उसकी मोनोपोली हो जाएगी भाई। वो किसी भी मर्जी प्राइस पे चीजें देता रहा। मिसाल के तौर पे करशी वाले जो हैं, जामे शीरी वाले, ये सिर्फ अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं। कंपनी डायरेक्ट दुकानों पे माल नहीं सप्लाई करती ना, डिस्ट्रीब्यूटर उठा के आगे सप्लाई करता है। तो
तो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से जिस मर्जी प्राइस पे उठाए, आगे जिस मर्जी प्राइस पे बेचे। तो लॉ कहता है कि कोई भी कंपनी अपना सोल परचेजर नहीं रख सकती। हाँ, एक्सेप्शन क्या है कि तमाम फॉरेन कंपनीज और जिनका मेजर बिजनेस पाकिस्तान में ना हो वो सोल परचेजर रख सकते हैं। क्लियर? और अगर कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर रखना चाहती है सोल परचेजर तो उसे पहले कमीशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जनरल रूल क्या है? नहीं रख सकती। रखना चाहती है कमीशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कमीशन की अप्रूवल किसे नहीं चाहिए होगी? तमाम फॉरेन कंपनी जिनका मेजर बिजनेस पाकिस्तान में ना हो वो बगैर अप्रूवल के सोल परचेजर या डिस्ट्रीब्यूटर रख सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। इसके बाद आता है कंपनी सेक्रेटरी। ये कौन होता है? ये बेटा कंपनी के लीगल मामलात को देखता है। तो हर लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है, पब्लिक कंपनीज के लिए जरूरी है कि उनके पास एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। ठीक है, वो कंपनी का एम्प्लॉय होगा और कंपनी की कंप्लायंस विद रेलेवेंट कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट के उसका काम क्या है? लीगल मैटर्स को कंप्लायंस करना। शेयर रजिस्ट्रार, ये वो कौन शख्स है? ये बेटा वो शख्स है जो शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब इसके पास शेयर रजिस्टर होता है जो शेयर के ट्रांसफर, सेल, परचेज, ये वाले मामलात जो है इनको रिकॉर्ड करता है, इनको अपडेट करता है, ये शेयर रजिस्ट्रार होता है। और हर लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है कि वो एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार जो है वो रखे। उसका काम क्या होगा? ट्रांसफर और शेयर वगैरह को देखना। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो लिहाजा सीईओ, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने डायरेक्टर पढ़ा, नॉमिनेटेड डायरेक्टर पढ़ा हमने, उसके बाद हमने जनाब जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पढ़ा, सीईओ पढ़ा, चेयरमैन पढ़ा, शेयर रजिस्ट्रार पढ़ा। ऐसी बात है 7-8 चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी। इन चीजों को छोड़ के बाकी क्या पढ़ा? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, पावर ऑफ डायरेक्टर और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द डायरेक्टर एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो टोटल बेटा इसके 9-10 टॉपिक है और इस चैप्टर में से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। समझ आ गई बात? ड्यूटीज एंड पावर सर। यस सर। जी जी बिल्कुल। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 13 था। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर 14, शेयर कैपिटल। देखो बेटा, शेयर और कैपिटल दो मतलब है। शेयर से मुराद होता है हिस्सा, कैपिटल से मुराद होता है पैसा। मतलब कंपनी का जितना भी पैसा है उसमें किसका कितना हिस्सा है वो शेयर कैपिटल कहलाता है। मिसाल के तौर पे हर कंपनी के पैसों के हिस्से हैं या कंपनी के हिस्से हैं, उसके शेयर्स कहलाते हैं। अगर एक कंपनी के 1000 शेयर हैं तो इसका मतलब है उस कंपनी के 1000 हिस्से हैं। अगर एक शेयर या एक हिस्सा 10 रुपए का है तो उसका टोटल शेयर कैपिटल कितना बनेगा भाई? 10,000 रुपए उसका शेयर कैपिटल बनेगा। तो शेयर मीन हिस्सा, कैपिटल मीन पैसा। तो कंपनी का जितना पैसा है उसके जितने हिस्से हो रहे हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का सारा पैसा यहाँ पर 10,000 रुपए है। यस सर। इसके टोटल हिस्से कितने हैं? 1000। ऐसी बात है। यस सर। 10,000 रुपए के 1000 हिस्से हैं, हर हिस्सा एक 10 रुपए का है। तो लिहाजा ये कहलाता है शेयर कैपिटल। अब बेटा देखो, शेयर कैपिटल जो होता है, जो शेयर्स होते हैं, अगर हम बात करें शेयर्स की, शेयर कैपिटल हमेशा रुपीस में होगा, टोटल शेयर हमेशा नंबर्स में होंगे। शेयर्स नंबर्स में होंगे, शेयर कैपिटल रुपीस में होगा। शेयर कैपिटल पैसा, कैपिटल आ गया ना साथ वर्ड, तो हमेशा रुपीस में होगा। अच्छा बेटा, जो शेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है। ये जो जितने हिस्से हैं ना, ये शेयर है। हर हिस्सा एक अलहदा एसेट है, इंडिपेंडेंट एसेट है। हर हिस्से के अपने अलहदा राइट्स हैं, अपनी अलहदा लायबिलिटीज हैं, उसकी अपनी अलहदा आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसकी अपनी अलहदा से पहचान है। वो सेल भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। तो लिहाजा बेटा शेयर क्या है? शेयर मींस अ शेयर इन अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर कैपिटल मींस द शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन द शेयर बाय द शेयर होल्डर। कि शेयर होल्डर जो कैपिटल, जो पैसा कंपनी में डालते हैं उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है बेटा? ये वो वैल्यू होती है जो लॉ फिक्स करता है पर शेयर की, या कंपनी जब बनती है तो शुरू में वो फिक्स कर देती है जी हमारे शेयर की वैल्यू ये रहेगी। उसको फेस वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहा जाता है और नॉर्मली ये 10 रुपए होती है। मार्केट वैल्यू क्या होती है बेटा? एक शेयर मार्केट में किस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। मिसाल के तौर पे
फेस वैल्यू किसी कंपनी के शेयर की 10 रुपए होती है या 100 रुपए हो सकती है, 1000 रुपए हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। यूनिलीवर का शेयर इस टाइम मार्केट में कितने का सेल हो रहा है, किसी को आइडिया है? नो सर। नहीं है। तो बेटा उसकी पार वैल्यू तो 10 रुपए है फेस वैल्यू, लेकिन उस टाइम मार्केट में 25-30 हजार रुपए का सेल हो रहा है एक शेयर। चला पॉइंट है। तो लिहाजा वो मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू क्या है? जिस वैल्यू पे शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा हो। शेयर कंपनी इशू कैसे करती है? देखो बेटा, अब मैं आपको एक प्रोसीजर समझा रहा हूँ, ये आपको प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए। जी बच्चे। सर जी ये नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग क्यों है? तो देखो मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर, जिस शेयर की जितनी डिमांड होगी उतना महंगा ही बिकेगा। नॉमिनल वैल्यू तो वो थी जब शेयर होल्डर ने कंपनी बनाई थी, उस वक्त उन्होंने रखी थी, तय की थी। अच्छा सही, मतलब शुरू मिसाल के तौर पे आप एक कोई नई नई प्रोडक्ट बनाते हो और मार्केट में लॉन्च करते हो, तो शुरू में आप एक प्राइस उसकी फिक्स करते हो। मिसाल के तौर पे आपने समोसा पकौड़ों की रेडी बनाई, आपने कहा जी मैं 15 रुपए का समोसा रखूंगा, आपने शुरू में फिक्स कर दी, ये आपकी फेस वैल्यू है। आप मार्केट में गए, एक महीने बाद आपके समोसों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि आपने उसकी कीमत 25 रुपए कर दी, ये मार्केट वैल्यू। तो 15 रुपए तो फेस वैल्यू है, जो ऊपर 10 रुपए आप कमा रहे हो वो प्रीमियम है, वो आपका प्रीमियम है, वो आपका फायदा है, वो आपकी मौज है। समझ आई बात, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू पर। अच्छा बेटा, शेयर ट्रांसफर कैसे होते हैं? प्रोसीजर इसका ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कंपनी ऑफर कराती है पब्लिक को। क्या? पब्लिक, जनरल पब्लिक को ऑफर भेजती है कि भाई मैं इस बार 5 लाख शेयर इशू करने जा रही हूँ, जिसने भी जमा कराना है, जिसने भी शेयर खरीदने हैं, वो मुझे पैसे जमा करा के शेयर खरीद सकता है मेरे से, मुझे ऑफर कर सकता है शेयर खरीदने की। सबसे पहले कंपनी क्या होता है, ऑफर करती है, ये प्रोस्पेक्टस इशू करती है। इस तरह हम कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसके बाद क्या होता है, जिस बंदे ने जितने शेयर खरीदने हो, वो उन शेयर के हिसाब से अमाउंट जो है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करा देता है। जब कंपनी को पैसे मिल जाते हैं तो फिर कंपनी क्या करती है, शेयर इशू कर देती है। तो लिहाजा ये प्रोसीजर है। सबसे पहले कंपनी ऑफर करती है, फिर जिन लोगों ने शेयर खरीदने होते हैं वो पैसे जमा कराते हैं, और फिर कंपनी जो है वो शेयर अलॉट कर देती है उन लोगों को जिन्होंने पैसे जमा कराए होते हैं। क्लियर है प्रोसीजर? ये सिंपल सा, इसको ध्यान में रखें। क्लियर है? यस सर। शेयर और शेयर सर्टिफिकेट के बारे में जनरल सी प्रोविजन है। वो कहता है शेयर इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, इसके अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, पर ये एज पर आर्टिकल ट्रांसफर हो सकता है। तो क्या पब्लिक कंपनी के शेयर और प्राइवेट कंपनी के शेयर एक ही तरीके से ट्रांसफर होते हैं? भाई सर आर्टिकल के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि पब्लिक कंपनी के शेयर और प्राइवेट कंपनी के शेयर को ट्रांसफर करने का तरीकाकार एक होता है या कहीं पे फर्क होता है? नो सर, डिफरेंट है सर। कहाँ पे डिफरेंस होता है? क्या? रिस्ट्रिक्शन। शाबाश। तो रिस्ट्रिक्शन कौन सी डॉक्यूमेंट में आ रही थी? सर जी लाइब्रेरी उसमें नहीं, टाइप्स ऑफ कंपनी, आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ भाई कंपनी वो मैं डॉक्यूमेंट पूछ रहा हूँ, कंपनी की डॉक्यूमेंट। मुजम्मिल पुत्र भूतर गए हो? गर्मी कैसी है वहाँ पे? कराची में गर्मी कैसी है? अल्ताफ भाई की पर्ची तो नहीं आ गई, परेशान लग रहे हो? नो सर, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। ओके, कोई नहीं, उनकी पर्ची आ जाए तो हम भी एक पर्ची यहाँ से बना के भेज देंगे। मीनू माफ कर सिर्फ फर्क नहीं पड़ता अब वो बेचारा खुद पर्ची हो गया। वो बेचारा तो आजकल पर्ची पे चल रहा है। वो उसकी वीडियोस आई पड़ी होती है, कभी वो अपने कपड़े सी रहा है। बहुत बड़ी फिल्म है, बड़ा अमीर बंदा है, ऐसा मजाक थोड़ी है। अगर इतना ही मासूम होता तो अब तक लंदन में ऐसे बैठा होता बगैर किसी उस चीज के। बड़ी फिल्म सही बात, उनको सेफ्टी गेन करना आता है, तो एक पपी इधर दे के वो सेफ्टी ले जाते कौन भाग गया? मकसूद भाग गया। अच्छा जी, उसके बाद शेयर मस्ट बी पेड इन फुल बिफोर अलॉटमेंट। भाई शेयर के लिए पैसे पूरे देने हैं, उधार बंद है, बात खत्म। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट क्या जो होता है वो एविडेंस होता है ऑनरशिप का। तो एक शेयर की ऑनरशिप का एविडेंस क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये नंबर वाले शेयर जो है ये किस बंदे की मिल्कियत है। ठीक है, एवरी शेयर शैल हैव इट्स ऑन सेपरेट नंबर, और हर शेयर का अपना एक सेपरेट नंबर होता है। क्लियर है बच्चे?
यस सर। ओके, गुड हो गया। Yes. ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है बेटा? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी होती है जो कंपनी इशू कर सकती है। ये नॉमिनल वैल्यू में हमेशा लिखा जाता है। ये कौन सी वैल्यू? जो शेयर सब्सक्राइबर होते हैं जो शुरू में फिक्स करते हैं उसमें लिखा जाएगा, मतलब 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से ऑथराइज शेयर। ये अमाउंट जो है वो एमओ में मेंशन होती है। जो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनीज होती हैं उनका हमेशा ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है और ये इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इशूड या पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? ये अलॉटेड शेयर कैपिटल होता है। ये वो कैपिटल होता है जिसके केस पे पैसे आ चुके होते हैं। इट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड। तो नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो शेयर कैपिटल होती है। जो मार्केट वैल्यू ऊपर होती है उसके वो शेयर प्रीमियम कहलाती है। इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू ऑथराइज शेयर कैपिटल बट कैन नॉट एक्सीड और ईच शेयर इशूड शैल बी पेड इन फुल। क्लियर है बच्चे? यस सर। उस शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है? हम ये पढ़ चुके हैं कि लायबिलिटी मैक्सिमम लिमिट होती है अप टू द अमाउंट पेड अगेंस्ट इशूड शेयर कैपिटल और पेबल, और ये सिर्फ बाइंडिंग अप के केस में आएगी। क्लियर है? बस ये पहले हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ। और कंपनी कोई भी कंपनी जहां पे अपना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मेंशन करेगी उसके लिए जरूरी होगा और साथ में अपना पेड अप कैपिटल लिखे। शौकी होकर ना फिरती रहेगी मेरा शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, और खुदा के बंदे साथ में पेड अप कितना ये भी तो लिखो ना, पता चले कितने पानी में। लिहाजा कंपनी जहां पे भी शेयर कैपिटल अपना ऑथराइज्ड मेंशन करेगी वहां पे इक्वली कॉन्स्टिट्यूशन लेटर में उसी तरह उसी तरीके से अपना पेड अप शेयर कैपिटल भी लिखेगी प्रोमिनेंट लेटर में। क्लियर है बेटा? यस सर। ऑर्डिनरी शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, काइंड्स ऑफ शेयर कितनी है? 2 तरह के शेयर होते हैं बेटा, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तमाम वो शेयर जो बगैर किसी टर्म एंड कंडीशन के होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर कहलाते हैं, और कोई भी ऐसा शेयर जिसके साथ कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो वो प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। तो ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं? दीज आर द ओनर ऑफ अ कंपनी और दे आर द ओनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को हमेशा पहले प्रेफरेंस तो है इसलिए ना, प्रेफरेंस शेयर्स होते ही इसलिए प्रेफर है कि उनको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही होती है, तो लिहाजा उनको डिविडेंड हमेशा पहला मिलेगा। डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो किनका होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का होता है। That if director proposes and member vote for payment of dividend, they are entitled for the dividend. तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलेगा? जब डायरेक्टर प्रपोज करेंगे और मेंबर अप्रूव करेंगे। जबकि प्रेफरेंशियल वालों के लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, उनका फिक्स्ड डिविडेंड होता है और वो मिलना ही मिलना होता है। क्लियर है बच्चे? यस सर। There is no limit to pay ordinary dividend. Ordinary dividend पे करने की कोई लिमिट नहीं है, सारे का सारा प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आप उसे दे सकते हो। और ordinary dividend can only be paid after the payment of preference dividend in full. तो जब तक उनकी पेमेंट नहीं होगी बाकी किसी को नहीं हो सकते। डिफरेंस पढ़े इसका, ये ऊपर वाला जो हम पढ़ चुके हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखें इस बार। डन सर। हो गया? सबका हो गया? Yes, sir. चलो जी, मुझे बताएं मेमोरेंडम के अंदर कोई क्लास चेंज करने का प्रोसीजर क्या था? चेंज इन मेमोरेंडम का प्रोसीजर बताएं। चेंज इन मेमोरेंडम का प्रोसीजर बताओ, स्टेप्स बताओ मुझे। सर स्पेशल रेजोल्यूशन उससे पहले जनरल पहले मीटिंग कॉल आपके करें। फरिश्ते कॉल करेंगे। यस सर, पहले जनरल मीट, आगे। स्पेशल रेजोल्यूशन है फिर उसके बाद जो हमारी जो हम अमेंड करेंगे मेमोरेंडम। स्पेशल रेजोल्यूशन उसके फाइल बाद- रजिस्ट्रार को कौन करेगा? वो फाइल करनी है कितने दिन के अंदर? 14 डेज। आगे चले। सर उसके बाद हम मेमोरेंडम अमेंड करेंगे। सर उसके बाद फिर अमेंडेड जो मेमोरेंडम है वो हम सर रजिस्टर करवाएंगे। ओके ठीक है, तो मोटे मोटे स्टेप आपको याद है। पहली तो बात है कैपिटल क्लॉज में कौन सी कैपिटल क्लॉज आ रही थी? मेमोरेंडम में कौन सी कैपिटल क्लॉज आती है? पेड अप, डेयरी, प्रेफरेंस, कौन सी? Share capital, sir. शेयर Share. कैपिटल क्लॉज कहाँ पे थी भाई?
उसका नाम क्या था उस क्लास का? कैपिटल वाली क्लास का नाम क्या था बच्चे? ऑथराइज्ड वाली। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास। तो वो अमेंड Yes, हो sir. सकती है जी, हो सकती Authorized है। share capital. उसके अंदर सही कौन कौन सर। सी चेंजेस हो सकती हैं? आप शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो, शेयर कैपिटल डिक्रीज कर सकते हो, आप शेयर कैपिटल के पर शेयर वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, आप पर शेयर वैल्यू कम भी कर सकते हो। तो ये वाली चीज याद रखें। इसको छोड़ दे के लार्जर वैल्यू या सब डिवाइड या कंसोलिडेशन, आप कह सकते हो जी पर शेयर वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, पर शेयर वैल्यू भी कम कर सकते हो, टोटल शेयर कैपिटल भी बढ़ा सकते हो और नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। क्लियर है? प्रोसेस क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, प्रिपेयर अमेंडेड एमओए, फाइल विद रजिस्ट्रार, और अगर आप विद इन 15 डेज फाइल नहीं करते तो लैप्स हो जाएगी और किसी के राइट्स एंड लायबिलिटीज इफेक्ट नहीं होते। समझा गए? सिंपल सा प्रोसीजर, वही जनरल वाला, पास कॉल जनरल मीटिंग, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइल विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन और प्रिपेयर अमेंडेड एमओए वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अगर कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर के राइट को चेंज करना चाहती है, मुझे बताएं कि शेयर होल्डर के राइट किस डॉक्यूमेंट में आते हैं? फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। शाबाश। तो भैया आर्टिकल को अमेंड करने का प्रोसीजर बताओ जल्दी से। सर जनरल मीटिंग का, ठीक है, फिर उसके बाद रेजोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, रेजोल्यूशन को वही रजिस्ट्रार ठीक है, के पास। ठीक अमेंडेड है सर, आर्टिकल जो प्रिपेयर फिर करो। अमेंडेड आर्टिकल्स मतलब वो करेंगे, ठीक फिर है, उसको रजिस्टर कर दें। ठीक है, ठीक है, और शाबाश। Same ही होगा। सेम है, सेम प्रोसीजर है, तो लिहाजा प्रोसीजर yes. उसका सेम है। हाँ, अगर किसी क्लास के स्पेसिफिक क्लास के राइट्स चेंज हो रहे हैं तो भैया उस क्लास की भी अलग से 3/4 मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। तो तमाम मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी तो चाहिए होगी स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में। जो क्लास अफेक्ट हो रही है उस क्लास की अलग से 3/4 मेजोरिटी भी साथ में चाहिए होगी। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, वेरिएशन इन राइट को कौन चैलेंज कर सकता है? कोई भी मेंबर अफेक्टेड क्लास का हो जिसके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर हो, वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि भाई ये जो चेंज की गई है राइट्स के अंदर, ये मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो इस चेंज को चैलेंज किया जा सकता है। तो कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? कोर्ट जो है वो रेजोल्यूशन नल एंड वाइड कर सकती है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो। क्या? कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कराने के लिए कोई इंफॉर्मेशन छुपा ली थी, जो कंपनी ने चेंज की है वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, एप्लीकेशन जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर फाइल हो, डिसीजन ऑफ द कोर्ट शैल बी फाइनल, और कंपनी ने 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर जो है वो रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा कैंसिलेशन का। क्लियर है बच्चे? yes sir. ओके, गुड हो गया, वेल एंड गुड। प्रोस्पेक्टस, तो कल हम इसको प्रोस्पेक्टस को इंशाल्लाह खत्म करेंगे सारे को। ठीक है बच्चे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो पीछे से बेटा तैयारी अपनी पूरी रखें, पास पेपर साथ साथ करते हैं। मैं आपको सारे पास पेपर आज सेंड कर दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह, उनको साथ साथ आप अपने करते हैं, फिर हम उनको डिस्कस भी करेंगे और उनसे टेस्ट भी होंगे हमारे, बल्कि टेस्ट तो साथ साथ हो रहे हैं, 12वीं का टेस्ट भी इंशाल्लाह आपको मिल जाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़। सर हम जो शेयर बाय करते हैं यूनिलीवर के, तो यूनिलीवर पाकिस्तान के मिलते हैं या यूनिलीवर के होते हैं? वैसे यूनिलीवर पाकिस्तान के अंदर भी रजिस्टर्ड है तो वो पाकिस्तान के ही होंगे सर से ये जो भी मतलब अलग अलग कंपनीज हैं उनके से शेयर स्टॉक मार्केट में मैंने सर्च करने की तो वो नहीं मिल रहे। मतलब जैसे कोका कोला के मुझे नहीं मिल रहे थे, ऐसे एक दो हर और भी वक्त तो कंपनी मौजूद है नहीं नहीं होते मिल ना, रहे थे। हर वक्त तो मौजूद नहीं होते ना, हर वक्त तो ट्रेड नहीं हो रहे होते ना, समझ आई? सही से। 2 वक्त ट्रेड होते हैं, या तो कोई सेल कर रहा हो वो ट्रेड करेगा, या फिर कंपनी इशू कर रही हो। तो हर वक्त तो कंपनी इशू नहीं करती और हर वक्त कोई सेल भी तो नहीं कर रहा होता अपने शेयर का। और खासतौर पर बड़ी बड़ी कंपनी सही जिनके से। आपने सर्च करने की कोशिश की हो, उनके तो शेयर मिलते ही नहीं है मार्केट में भाई। इस वजह से तो 50-50 हज़ार का, लाख लाख का, 2.5-3 लाख के शेयर है भाई। यस सर। ओके बेटा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास सर में। शेयर ट्रेडिंग मतलब जी कैसे बच्चे, सीख सकते हैं? शेयर ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हैं बच्चे? ना ही सीखे तो अच्छा है, गलत काम क्यों है, सर? बहुत गलत काम है और बहुत लॉस है इसमें, बहुत ही ज्यादा लॉस है। आप सीख सकते हैं, इसके मतलब कोर्सेज इस्लामी भी लिहाज से होते सही? हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में सीख सकते हैं बेटा। इस्लामिक लिहाज से इसके अंदर बहुत सारी चीजें गलत है, बहुत सारी चीजें इसमें कमीशन होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, और सबसे बड़ा काम बेटा ये होता है ना कि मैं आपको सीधी सी बात बताऊं ना,
मैं अपने सीए के प्रोफेशन, वकालत के प्रोफेशन, स्टॉक एक्सचेंज के प्रोफेशन और ये इन्वेस्टमेंट वाले का, इनसे टोटली तौर पे बदल हूँ। इनमें हलाल का चांस ही बहुत कम चांस है। सीए में भी यही होता है भाई, क्या करें, हम कोशिश भी करें तो नहीं कमा सकते, इतना ज्यादा चीजें हो रही होती है ना। तो रिकॉर्डिंग ऑन